प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं हिंदी का एक वायरल क्वेश्चन पेपर। मेरे प्यारे साथी, अगर अभी तक आपने हिंदी में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को समझने के बाद मेरे प्यारे साथी आपको पता चलने वाला है कि आपको 2026 में आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। आप सभी को पता है कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में 20 नंबर के प्यारे साथी बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर के हमारे वर्णात्मक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में भैया दो संख्याएं आती हैं। सबसे पहले खंड आ आता है, दूसरा खंड बा आता है। ठीक है, अगर मैं खंड आ की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर हम लोगों के 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं और खंड बा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां 50 नंबर के हमारे वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब यहां पर अगर आपने सारी चीजें समझ ली ना, तो जब क्वेश्चन पेपर देने बैठोगे ना, 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने बैठोगे ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेपर करने में। एवरी क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है ना। तो क्लास पूरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके पेपर में। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यहां पर आपको अपना अनुक्रमांक, यहां पर आपको नाम डाल देना है प्यारे साथी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले खंड आ, जिसमें आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। एवरी क्वेश्चंस आप लोग नोट करते चलना और बोर्ड एग्जाम से पहले सारे प्रश्नों को रट के चले जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं और सारे क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न की, तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथी। यहां पर देखिए पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का नहीं है। मतलब शुक्ल युग का है ना, गलती से नहीं निकल गया। कह रहा है कि कौन सा ऐसा नाटककार है प्यारे साथी जो शुक्ल युग का है ना। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना सभी लोगों को पता होना चाहिए। शुक्ल युग के नाटककार कौन कौन से होते हैं, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। शुक्ल युग के जो नाटककार होते हैं प्यारे साथी, हरिकृष्ण प्रेमी भी होते हैं, सेठ गोविंद दास भी हैं और आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं। तो मतलब मेरे प्यारे साथी यहां से अगर मैं बात करता हूं तो हमारा उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी और सेठ गोविंद दास, ये तीनों के तीनों हमारे कह सकते हो प्यारे साथी कि शुक्ल युग के नाटककार हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और बोर्ड एग्जाम से पहले इसको अच्छे से तैयार करके चले जाना। आपको यहां पर 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप तैयार करिए कि त्यागपत्र के लेखक का नाम। तो अगर मैं त्यागपत्र की बात करता हूं तो जैनेन्द्र कुमार, आपको इनका नाम याद कर लेना है कि जैनेन्द्र कुमार ने क्या था भैया, त्यागपत्र की रचना की थी। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है मैला आंचल। तो मैला आंचल आपको देखते ही टिक लगा देना है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, जैसे ही मैला आंचल दिख जाए आपको क्वेश्चन पेपर में फणीश्वर नाथ रेणु को एकदम अच्छे से टिक लगा देना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हालांकि यहां पर फिर से क्वेश्चन नंबर तीसरा रिपीट हो गया है, तो एक काम करना आप लोग इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा मार्क करके तैयार कर लेना। एक्स्ट्रा मार्क करके तैयार कर लेना, इस क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत। ठीक है, बिल्कुल मत, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं प्यारे साथी, वह सारे क्वेश्चंस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एवरी क्वेश्चंस अगर आपने छोड़ दिया, कोई भी एक क्वेश्चन, एनी वन क्वेश्चन, तो मान के चलिए वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। ऐसा होता है, जो प्रश्न आप नहीं तैयार करते हो वही आ जाता है। तो अगर मैं अपने अगले प्रश्न की बात करता हूं एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस की, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो अगर मैं शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार की बात करता हूं तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आचार्य, ठीक है, 1 मिनट, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन से हैं। ठीक है, तो इसके मेरे हिसाब से यहां पर आपका भगवती चरण वर्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। 1 मिनट, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, ठीक है, तो मेरे हिसाब से भगवती चरण वर्मा और आप लोगों के धर्मवीर भारती, इन दोनों में से प्यारे साथी कोई एक ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भगवती चरण वर्मा सही होगा कि धर्मवीर भारती सही होगा। जिस भी प्यारे साथी को इसका राइट आंसर पता है, आप कमेंट करना। हितेश भैया आपकी कमेंट को इस तरीके से लाइक करेंगे और अगर आपने प्यारा सा कोई कमेंट किया तो आपकी कमेंट को पिन भी करेंगे। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करने का मतलब है कोई भी आपने बढ़िया सी पंक्ति लिख के भेजी तो आपकी
कमेंट को पिन भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो अगर मैं रस मीमांसा की बात करता हूं तो बिल्कुल सही आंसर आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको लगाना है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। तो गुनाहों का देवता मेरे प्यारे साथी किस विधा की रचना, वैसे ये धर्मवीर भारती की रचना है, लेकिन यहां पर हमसे विधा पूछी जा रही है तो मैं विधा बिल्कुल सही लगाऊंगा उपन्यास को। ठीक है, तो उपन्यास हमारी यहां पर विधा हो जाएगी। अगर यहाँ गुनाहों के देवता की लेखक की बात करता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन अगर लेखक की बात करता है प्यारे साथी, तो यहाँ पर गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की मेरे हिसाब से रचना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना ये धर्मवीर भारती की ही है कि किसी और की है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विष्णु प्रभाकर गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की ही रचना हो जाएगी, विष्णु प्रभाकर की नहीं होगी, धर्मवीर भारती की ही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं, युग के लेखक हैं। तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभी को पता होना चाहिए, मैंने बार बार आपको क्वेश्चंस में कराया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लोगों के शुक्ल युग के कवि हैं। किसके हैं भैया, शुक्ल युग के, क्योंकि ये जो आपका शुक्ल युग जो नाम है ना, सभी को पता होना चाहिए कि शुक्ल युग जो नामकरण है ना, ये इन्हीं के नाम पर रखा गया था। कि जो शुक्ल युग नाम जो ये शुक्ल युग जो ये बना था, ये इन्हीं के नाम पर बना था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंत में शुक्ल आता है ना, तो इन्हीं के नाम के ऊपर ये युग शुक्ल युग का नाम पड़ा था, है ना। तो इस बात को, मेरी बात को ध्यान रखना, और जब क्वेश्चन पेपर देने जाना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है तो शुक्ल युग टिक लगा के चले आना, है ना। अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे ना प्यारे साथी, तो ऑप्शन आपको शुक्ल युग नजर आ रहा होगा पहला वाला, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि इस ऋतिकाल की रचना है। तो अगर मैं ऋतिकाल, प्यारे साथी अगर मैं ऋतिकाल की बात करता हूं तो देखिए ऋतिकाल की हमारी रचना यहां पर हो जाएगी कामायनी। ठीक है, एक मिनट, प्रिय प्रवास दे रखी, कामायनी मतलब निकल गया तो मैंने बता दिया, हालांकि रामचंद्रिका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छायावादी युग की प्रमुख रचना होती है, कह सकता हूं कामायनी। ठीक है, फिलहाल यहां पर ऋतिकाल की पूछी गई है प्यारे साथी, तो यहां पर हमारी रामचंद्र का बिल्कुल सही रचना हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि छायावादी युगीन रचना है। तो अगर मैं छायावादी युग की रचना की बात करता हूं तो यहां से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कामायनी। ठीक है, तो कामायनी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं अपने अगले प्रश्न की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तो सभी लोग बिल्कुल सही टिक लगा करके आएंगे पृथ्वीराज रासो। मतलब पृथ्वीराज रासो जो हमारा है ये भैया हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो इसको आप बिल्कुल सही टिक लगा के आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की अगर मैं बात करता हूं, डायरेक्ट आंसर देखेंगे और आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपके सारे एमसीक्यू करवा दूंगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भैया कि ध्रुव स्वामिनी नाटककार के रचनाकार कौन है। तो देखिए इसके बिल्कुल सही आंसर हमारे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, मतलब जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्यारे साथियों, सारी रचनाओं को आप तैयार कर लेना, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की जितनी रचनाएं होती हैं उनमें से आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारी रचनाएं बोर्ड में पूछी जाती हैं। ऐसे में एक ध्रुव स्वामिनी रचना है, ध्रुव स्वामिनी, ये भी रचना काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। ठीक है, तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं करुण रस की बात करता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने कराया है कि करुण रस का स्थायी भाव प्यारे साथी यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शोक होता है, बहुत अच्छे, शोक होता है। तो भैया शोक को आप बिल्कुल कर लेंगे सही, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगर आप एक बार दोबारा से पंक्ति को पढ़ेंगे, पंक्ति है कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है प्यारे साथी। तो चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होगा? उपमा। तो यहां पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए इतने नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको आगे के वह सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया प्यारे साथियों कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हुए थे 12 से लगा करके,
है ना। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हुए थे आपके 11 नंबर क्वेश्चन से लगा के, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले 11-12, ठीक है, दोनों प्रश्न, ये दोनों के दोनों हमारे व्याकरण से क्वेश्चन है, ठीक है, व्याकरण से। हालांकि इससे पहले मैंने आपको 5 नंबर के गद्य के क्वेश्चंस और 5 नंबर के पद्य के क्वेश्चंस कराए, लेकिन यहाँ से 11-12 और इसके अलावा अगर मैं आगे क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 13, 14 और 15, तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी आप लोगों के हैं, कहाँ के हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मैं कह सकता हूँ कि ये आपके व्याकरण के ही हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोहे का उल्टा होता है, तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। सभी को एकदम आंख मीच कर टिक लगा के आना है पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा समास है। तो अगर मैं अभ्यागत शब्द की बात करता हूं प्यारे साथियों, तो यहां पर आपको एक चीज हमेशा दिमाग में बनाए रखनी है कि जो अभ्यागत शब्द होता है इसमें क्या पूछा जा रहा है, समास पूछा जा रहा है ना, तो समास विग्रह कर दोगे, ठीक है। समास विग्रह कर दोगे तो यहां पर देखिए अभि धन ज्ञात, तो हमारा क्या होगा यहां पर समास, तो हमारा समास यहां पर अभि हो जाएगा, हमारा राइट आंसर अभि हो जाएगा यहां पर, ठीक है। हालांकि यहां पर समास पूछा गया है यार, ये क्या है, उपसर्ग प्रत्यय नहीं है भाई, यहाँ पर समास पूछा गया है, तो क्वेश्चन ये पूरा हमारा गलत हो गया, क्योंकि अभ्यागत यहाँ पर हमारा अभ्यागत में क्या होगा, एक मिनट आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लेना। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यागत ये बहुत आता है पेपर में, आपको मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। इसमें अभ्यागत में आपको प्यारे साथियों उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग क्या होगा। और हाँ, इतने इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करना, अभ्यागत वाले क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करना, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। देखो अभ्यागत शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, तो अभ्यागत शब्द का प्यारे साथियों अगर मैं उपसर्ग की बात करता हूं तो इसमें अगर आप देखोगे तो अभिधन ज्ञात, अभिधन ज्ञात, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर उपसर्ग हमारा अभिप्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर प्यारे साथियों यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको मैंने काट दिया है, ठीक है, तो आप काटना मत, हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं प्रश्न नंबर 15 की बात करता हूं तो कह रहा कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो अगर मैं चक्रपाणी की बात करता हूं तो देखिए मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो भैया सभी लोग एकदम आंख मीच कर पेपर में टिक लगा करके आएंगे, बहुव्रीहि समास। क्या बहुव्रीहि समास, तो चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि पर आप बिल्कुल टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से वारिधि किसका पर्यायवाची है, वारधि, वारधि, ठीक है, वारधि जो है ये आपका पर्यायवाची शब्द, ये किसका पर्यायवाची है, अमृत का है कि जंगल का है कि बादल का है कि वायु का है ना। चलिए भैया सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि वारधि जो है सभी को पता होगा कि बादल शब्द का ये पर्यायवाची है ना। तो 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपके हैं, तो अगर आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को अभी तैयार कर लोगे ना तो अभी के अभी ये क्वेश्चंस आपके 1 नंबर पक्के करवा देंगे, है ना। चलो इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन नोट करो कि तास्याम, कह रहा है कि तास्याम जो शब्द होता है तो इस शब्द में आपको क्या बताना है कि इसकी विभक्ति और वचन बताने। तो तास्याम के प्यारे साथियों आपको विभक्ति बतानी है, ठीक है, और इसका आपको वचन बताना है। तो विभक्ति और अगर मैं वचन की बात करता हूं तो प्यारे साथियों यहां से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि वह क्रिया जो 2 क्रियाओं के योग से बनती है उसे कहते हैं। तो दो क्रियाओं के योग से, 2 क्रियाओं के योग से बनती है उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया मतलब कि जो भी क्रिया 2 क्रियाओं के योग से बनती है प्यारे साथियों, हमेशा याद कर लेना उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। सॉरी यहाँ पर देखो फिर से मिस्टेक हो गई है, क्रिया नहीं होगा यहाँ वाक्य होगा। तो क्रिया की जगह वाक्य कर लो सबसे पहली बात। तो जो वाक्य, वह वाक्य जो 2 क्रियाओं के योग से बनता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर, ठीक है, किसके, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्यारे साथियों टोटल 8 भेद होते हैं। कितने, टोटल 8 भेद। तो राइट आंसर आप लोग 8 को सही लगा के आएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए भैया आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, यानी प्रश्न नंबर 20 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा भेद है।
तो अगर मैं बात करता हूं कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो अगर मैं यहां पर अगर अपने सही आंसर पर टिक लगाता हूं तो देखिए कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि हर बार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि भैया जो कर्मवाच्य होता है ना, इसमें क्रिया का महत्व होता है। क्रिया के ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, पूरा वाक्य डिपेंड करता है। तो पुस्तक को क्या किया जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग कर्मवाच्य लगाओगे। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो एकदम, ठीक है, एकदम रट लो इसको कि पुस्तक पढ़ी जाती है किस वाक्य में आता है, तो ये कर्मवाच्य में आता है ना। जल्दी से एकदम नोट कर लो और अपने 20 में 20 नंबर प्यारे साथियों पूरे के पूरे अभी के अभी पक्के कर लो, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें नोट की होंगी और अच्छे से समझी होंगी। चलिए, अब यहाँ से देखिए आपके स्टार्ट होते हैं प्यारे साथी 50 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से आपके 50 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस प्यारे साथी जो कि आपको 50 नंबर देके जाते हैं, है ना। 50 नंबर कहने का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आता है गद्यांश, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन गद्यांश का आता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके नंबर की, तो ये टोटल 3 दुना के 6 यानी टोटल 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। ऐसे करके आपके 2 गद्यांश आते हैं और किस तरीके से गद्यांश को आपको करना मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इधर साइड बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ समझिए, अगर मैं पद्यांश की बात करता हूँ तो पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। वहीं अगर मैं संस्कृत के गद्यांश की बात करता हूँ प्यारे साथियों, तो ये हमारा 5 नंबर का आता है। संस्कृत का पद्यांश हमारा 5 नंबर का आता है। मतलब केवल अगर आपने संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, हिंदी के गद्यांश पद्यांश तैयार कर लिए तो मेरे प्यारे साथी आपके 20 नंबर प्लस 22 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर? 22 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो यहां से आपको सारी चीजें अच्छे से समझनी है। तो गद्यांश की अगर मैं बात करता हूं तो गद्यांश में प्यारे साथियों सबसे मेन चीज होती है कि ये जो लिखा होता है ना, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है ना। तो ये मतलब आपका एक तरीके से गद्यांश है। ये आपका क्या है प्यारे साथी? गद्यांश है। हमें क्या करना है, इस गद्यांश में अपने पूरे नंबर लाने, 5 में 5 कैसे लाओगे, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको संदर्भ आना चाहिए लिखना। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पर करा रखा है कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, मैं मोटा मोटा बता देता हूं। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। किस चैप्टर से लिया गया है? अजंता नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसके जो भी लेखक है, लेखक का आप नाम लिख दोगे, संदर्भ आपका पूरा हो जाएगा, यानी 2 नंबर आपके यहां से मिल जाएंगे। बस इतना करने से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और कुछ नहीं करना। रेखांकित अंश की व्याख्या सिंपल से कर दोगे, 2 नंबर यहां फिक्स हो जाएंगे। और अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, इसको कर दोगे, 2 नंबर यहां मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है प्यारे साथियों। तो उम्मीद है कि आपने इस गद्यांश को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले रखा होगा और इसको कैसे तैयार करना है वह आप पर डिपेंड करता है। गूगल से तैयार कर सकते हो, चैट जीपीटी से तैयार कर सकते हो, यूट्यूब से तैयार कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है ना। मैं केवल बता देता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट कौन सा है, बस तैयार करना ये आपका फर्ज है। तो आप लोग इतना कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आगे बात करते हैं अथवा वाले गद्यांश की। तो अगर मैं अथवा वाले गद्यांश की बात करता हूं प्यारे साथियों, तो यहां पर कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों का भी हाथ रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारी मेरे हिसाब से विज्ञान अभिशाप, और एक बार देख लेना ये किस चैप्टर का है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ मोटा मोटा, तो आपको जो चीज़ें पूछी जाती है गद्यांश में, वो 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये गद्यांश, 2 तरीके से गद्यांश आते हैं। तो मैं ये आपसे कहूँगा प्यारे साथियों कि आपको ये भी तैयार कर लेना है और आपको ये भी तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर में तो कोई भी आ सकता है ना। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना। देखो 100% किसी को नहीं पता होता कि पेपर क्या आने वाला है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं जो क्वेश्चंस करा देता हूँ, एक बार अगर आप टाइम निकाल के क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो, नोट करने के बाद डेफिनेटली क्वेश्चन 100% चांसेस होता है पूछे जाने का, है ना। फिलहाल आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। ये जो हमारा दूसरा गद्यांश है, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं।
तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका सभी को पता है कि संदर्भ वाला आता है। देखो, संदर्भ वाला प्रश्न दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से आता है। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे केवल 2 नंबर ये प्रश्न आपसे हमेशा 2 ही नंबर का आएगा, चाहे संदर्भ पूछा जाए या फिर आपसे पाठ का नाम पूछा जाए और लेखक का नाम पूछा जाए, हमेशा आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, है ना। तो मेरी बातों को समझने का प्रयास आप लोग जरूर से करिएगा। दूसरा प्रश्न आपका रेखांकित अंश की व्याख्या का हमेशा आएगा, इस बात को आप समझते रहना, ठीक है। और आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है मैंने आपको वो भी बताया कि आपको गूगल का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन बैंक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्यारे साथियों बात करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सअप में एक एआई फंक्शन आता है तो उसका भी इस्तेमाल करके इन सारे क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हो। देखो, आज के समय में आंसर ढूंढना बहुत इजी हो चुका है। बस मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा दूं जो VIMP हूं और वह क्वेश्चन तैयार करके आप 2026 में अपने इतने अच्छे नंबर ले आओ कि आपके 95% मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो आप लोग फिर अगला तैयार करिए। अगला आप लोग तैयार करिए कि ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुखी पावत, माखन रोटी दह्यो सजोए अति हित सात खवावत, ठीक है। तो ये हमारा गद्यांश है, आप इसको ये हमारा पद्यांश है, आप इसको तैयार कर लेना। देखो, पद्यांश मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पद्यांश में क्या होता है प्यारे साथियों, कि इसकी जो व्याख्या होती है, मैं यही बता देता हूँ कि इसकी जो व्याख्या होती है, 1 मिनट, हाँ, तो इसकी जो व्याख्या होती है, इसकी व्याख्या को तैयार करने के लिए आप इसकी स्टोरी को तैयार करना, कि इस चैप्टर की जो सबसे पहले स्टोरी है आप उसको तैयार करना, फिर इसकी व्याख्या को आप लोग तैयार करना। अगर आपने एक बार इस चैप्टर की स्टोरी समझ ली ना, तो ऑटोमेटिक इसकी व्याख्या कर लोगे, मेरी गारंटी है ना। संदर्भ वाला क्वेश्चन तो आप 2 नंबर का वैसे भी कर लोगे, ठीक है। जहाँ आपके पाठ का नेम आप पता होना चाहिए, बस कवि का नेम पता होना चाहिए, कवि या लेखक का नेम, ठीक है। तो आप लोग संदर्भ वाला क्वेश्चन कर लोगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इजीली। लेकिन पद्यांश में रेखांकित अंश वाला क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको स्टोरी पता होगी चैप्टर की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। विस्मृति का मतलब होता है कि भूलना। ऐसी कौन सी बातें हैं श्री कृष्ण जो ब्रज की कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको वो भुला नहीं पाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पहला पद्यांश, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको थोड़ा सा आप लोग डिक्लेयर करना। फिलहाल अगर बात करते हैं तो हमारा पद्यांश पहला वाला है। दूसरा वाला हमारा पद्यांश प्यारे साथियों ये वाला है ना। नहीं चाही बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थियों का एक तीर्थ है ना, सब तीर्थियों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र, 1 मिनट, हाँ, तो हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम, ठीक है। तो आप लोग प्यारे साथियों इसको नोट कर लें। एक मेरी बात समझने का क्या कोशिश करना आप लोग, कि मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग कहीं नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, वरना मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि भैया जी हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे समय में हमें कोई एक PDF मिल जाती है, एक ऐसी PDF जिसमें हमारे PDF तो कहना ही नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ने जो तैयार किया है ना वो ई-बुक है। क्या तैयार की है? ई-बुक। अभी मैं आपको बताऊंगा ई-बुक है क्या। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि जो ई-बुक है ना, ये हमारी पूरी टीम ने मिलकर इस तरीके से रेडी की है। इसमें आपको हिंदी, है ना, आपको हिंदी की ई-बुक मिलेगी, आपको इंग्लिश की ई-बुक मिलेगी, आपको साइंस की ई-बुक मिलेगी, आपको मैथ की ई-बुक मिलेगी, आपको यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो सोशल साइंस की आपको ई-बुक मिलेगी। लेकिन अगर आप इनको एक बार परचेस कर लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए, हिंदी के सामने हिंदी की ई-बुक का प्यारे साथियों लिंक दे रखा होगा, आपने लिंक पर क्लिक किया ना और मात्र आप 15 रुपये पे करके, आपको लग रहा होगा भाई जी मजाक कर रहे हो क्या, 15 रुपये में कोई भला कोर्स बेच देता है क्या? मेरे प्यारे भाई, मेरी पूरी टीम ने मिलकर सिर्फ ये चाहा है कि हमारा खर्चा निकले, बस बच्चों को चीज़ें अच्छी मिले। तो 15 रुपये पे करके प्यारे साथियों आप हिंदी की, इंग्लिश की चाहते हो तो इंग्लिश की भी ले लेना, साइंस की चाहते हो तो साइंस की भी ले लेना, मैथ की चाहते हो तो मैथ की भी ले लेना। मेरे हिसाब से आप चारों की ले लेना, पाँचों की ले लेना, क्योंकि 15 5 कितना होता है
15 पना कितना होता है, 15 पना 75 होता है भैया। मतलब 75 रुपये पे करके, 75 रुपये पे करके आप लोग अपने पांचों सब्जेक्ट की ई बुक ले सकते हो। और देखो ई बुक में क्या क्या होने वाला मैं आपको वह भी बता देता हूँ। देखो ई बुक की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, तो देखो ई बुक में आपको क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक समझो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। जो जो टॉपिक आपके पेपर में 70 में 70 आपको दिलाएंगे वह सारे टॉपिक। 300 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। अगर ये 300 प्लस एमसीक्यू अगर आपने तैयार कर लिए 5 से 10 दिन के अंदर, ठीक है, तो समझो इन्हीं में से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, आईएमपी लॉन्ग क्वेश्चंस, आईएमपी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। मतलब कंप्लीट चीज़ें तैयार की गई हैं और इस ई बुक को बनाने में लगा है 8 महीना। मतलब 8 महीने में ई बुक बन के रेडी हुई हैं और बेच कितनी कर रहे हैं, मात्र 15 रुपए की। मतलब बिल्कुल ना के बराबर, इतने की कि एक जो लेने जाते हो ना बर्गर भी नहीं मिलता इतने में। तो अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, हर एक सब्जेक्ट के सामने हर एक ई बुक का लिंक पड़ा हुआ है। लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों यहाँ पर कि हमारा जो पद्यांश था इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो सेम टू वही संदर्भ आएगा, व्याख्या आएगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है, भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। तो अगर आप इसके आंसर पता करना चाहते हो ना, इसके आंसर आप चाहते नहीं हो कि मुझे गूगल खोलना पड़े, मुझे क्वेश्चन बैंक देखनी पड़े, मुझे कोई भी चीज़ देखनी पड़े, तो सिंपल से जाना 15 रुपये पे कर देना और हिंदी की बुक परचेस कर लेना। तो प्यारे साथियों वहाँ पर मैं आपके लिए हिंदी के 10 प्लस अपने द्वारा बनाए गए वायरल क्वेश्चन पेपर मैं दे रहा हूँ। और अगर आपने 10 वायरल क्वेश्चन पेपर प्लस सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें जो हैं 100 प्लस जो एमसीक्यू हैं और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, अगर आपने सारे तैयार कर लिए प्लस आपने 10 प्लस वायरल पेपर केवल देख लिए तो 95 प्लस तो आप हिंदी में ऐसे ही ले आओगे। केवल हिंदी बहुत आसान है। सबसे पहली बात, मात्र 5 दिन के अंदर हिंदी खत्म कर दोगे अगर आपने एक बार ई बुक ले ली, है ना। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखना। फिलहाल आगे बात करते हैं प्यारे साथियों की संस्कृत का जो गद्यांश होता है वह कैसा आता है। सबसे पहली बात ये हमारा 5 नंबर का आता है। इसमें हमारे 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपने पहले प्रश्न की बात करता हूं तो हमारा जो पहला प्रश्न आता है वह होता है भैया संदर्भ लिखना हर बार की तरह। दूसरा प्रश्न होता है हिंदी में अनुवाद, जैसा कि आपने किया होगा भैया इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, है ना। सेम उसी तरीके से संस्कृत को आपको हिंदी में बदलना होता है। संस्कृत को किस में बदलना होता है, हिंदी में बदलना होता है। ठीक है, तो हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यहां पर देखिए हमारा है कि नागरिका बहुकालम यावत अचिन्यतम परम प्रहलकाया उत्तर दातुम समर्था न अभवत आतः ग्रामीणम अवदत। ठीक है, अवदत अयम अस्या प्रहलकाया उत्तरम न जानम। ठीक है, इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत इदि भवानम उत्तरम ना जानति तिरही ददातु। मतलब देखो थोड़ा सा अटपटी सी लैंग्वेज होती है संस्कृत की, तो सभी को पता होगा, लेकिन तैयार कैसे करना है। देखो हिंदी में अगर आपको इसको तैयार करना है, हिंदी में अनुवाद, तो इसकी भैया आ जाना स्टोरी तैयार कर लेना। ठीक है, गूगल पर सर्च कर लेना डायरेक्ट इसको, आपको इसकी हिंदी में आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। हिंदी अनुवाद को आपको क्या करना कि आपको स्टोरी की तरह तैयार कर लेना कि हर एक लाइन में क्या क्या हो रहा था। तो अगर आपने स्टोरी की तरह तैयार कर लिया तो आपको तैयार हो जाएगा। अथवा वाला हमारा यह है कि ईयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थकारा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य चा बहवा मातमान अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन। ठीक है, ना केवलम दर्शनेन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रपि इयम नगरी विविध धर्माणाम। ठीक है, यहाँ पर देखिए विविध धर्माणाम होगा, इसको सही कर लेना। ठीक है, कलानम शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता। ठीक है, फिलहाल इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। 5 नंबर का आपका ये भी आ सकता है, 5 नंबर का आपका ये भी आ सकता है। और दोनों चीज़ों में भैया संदर्भ और हिंदी का अनुवाद ही पूछा जाता है ना। तो डेफिनेटली आप तैयार कर लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से एकदम तैयार करना है इनको। इसके बाद अगला प्रश्न होता है संस्कृत के पद्यांश का। अब देखो संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर का ये भी आता है, लेकिन यहां पर आपका संदर्भ आता है भैया 2 नंबर का, वही चीज हिंदी अनुवाद भी आता है 3 नंबर का। मतलब ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का।
सबसे पहली बात यहाँ पर जो आप संस्कृत का पद्यांश करेंगे उसमें आपको पहली बात ध्यान देनी है कि भैया ये 2 लाइनों का हो सकता है, 4 लाइनों का भी हो सकता है, 2 लाइनों का भी हो सकता है और 4 लाइनों का भी हो सकता है। देखो 2 लाइनों का हो या 4 लाइनों का हो, आपको क्या करना है भैया, संस्कृत की सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, स्टोरी की तरह तैयार करनी है, क्योंकि इसमें आप हिंदी ट्रांसलेशन करने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपने दिमाग लगा करके इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वह सारे आपने इंपॉर्टेंट की स्टोरी तैयार कर ली, 4 से 5 इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, वह मैं आपको बता दूंगा, वह आपके मैंने ई बुक में डाल रखे हैं, ई बुक ले लोगे तो आपके वैसे भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, फिलहाल आगे बात करते हैं। ये आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस संदर्भ का कि नीर छिर विवेके हंसालस त्वमेव तनेषु चेत अमुका स्फुट वक्ता चायु जानती सा पंडिता। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपने अथवा वाले प्रश्न की, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 लाइनों का अथवा वाला प्रश्न है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी हमारे संस्कृत के, ठीक है, जो भी हमारे संस्कृत के क्या होंगे प्यारे साथी, जो भी हमारे संस्कृत के गद्यांश होंगे, ठीक है, या फिर जो भी पद्यांश होंगे, अगर मैं पद्यांश की बात करता हूं तो देखो पद्यांश आपके 2 लाइन के या फिर 4 लाइन के ही देखने को मिलेंगे। सबसे आसान संस्कृत के पद्यांश होते हैं और यही आपको 5 नंबर अच्छे से देके जाते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, अपदो दुर्गामी नाचा साक्षरा नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानती सा पंडिता। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर केवल स्टोरी तैयार करनी बस, और कुछ है ही नहीं। जाना बुक में कहीं पर देख लेना या फिर गूगल ट्रांसलेट कर लेना, अगर ई बुक ले ली है तो ई बुक में जा करके देख लेना, आपको क्या इसकी स्टोरी मिलेगी। अब इसकी स्टोरी मैंने लिख रखी होगी हिंदी ई बुक में, और हिंदी अनुवाद भी लिख रखा होगा। स्टोरी इस वजह से लिख रखा होगा ताकि आप जब तैयार करो तो आपको तैयार हो जाए, है ना, इस वजह से मैंने ई बुक में स्टोरी लिख रखा है ना। तो एक बार ई बुक देखना, 15 रुपये यार पे करोगे, सब कुछ मिल जाएगा, इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा। तो एक बार सोचना दिमाग से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, बार बार मैं नहीं कहूँगा। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक कथन पर उत्तर दीजिए। अगर मैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर की बात करता हूं कि हमें कौन सा खंड काव्य करके आना पेपर में, हर एक बच्चा अपने जिले के हिसाब से अपना खंड काव्य पेपर में करेगा। जो भी बच्चा कानपुर से बिलोंग करता है वह बच्चा क्या करेगा प्यारे साथियों, ज्योति जवाहर का खंड काव्य तैयार करेगा। जो भी कानपुर से बिलोंग करता है वह ज्योति जवाहर का तैयार करेगा। जो भी अलीगढ़ से बिलोंग करता है वह मुक्ति दूत तैयार करेगा। और जो भी प्रयागराज से बिलोंग करता है वह प्रयागराज के हिसाब से अपना खंड काव्य तैयार करेगा। अगर आपको नहीं पता कि हमको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है तो एक बार अपने क्लास के हिंदी के टीचर से जाकर के पूछ लेना कि हमें कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, वो बता देगा। और आप लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी वह बताता है कि ज्योति जवाहर का तैयार कर लो, मुक्ति दूत का तैयार कर लो, है ना, कर्ण खंड काव्य तैयार कर लो, अग्र पूजा तैयार कर लो, जय सुभाष तैयार कर लो, मेवाड़ मुकुट तैयार कर लो, मातृभूमि तैयार कर लो। मतलब वो जो भी बताता है आपको इसमें से मैच कर लेना है कि आपको मिल गया अग्र पूजा तो हमें ये दोनों अग्र पूजा वाले तैयार कर लेने हैं। ज्योति जवाहर उन्होंने बता दिया तो ज्योति जवाहर वाले दोनों हम तैयार कर लेने हैं। बस ये है, सिंपल, और कुछ नहीं है। आगे अगर मैं पेपर की बात करता हूं प्यारे साथियों, तो अगला जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अगला जो आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलता है वह आपका जीवन परिचय का आता है। प्यारे साथियों जीवन परिचय आपका 5 नंबर का आता है और इसमें भी बहुत आसानी होती है 5 में 5 नंबर लेने की। कुछ नहीं करना होता भैया, आपको कम से कम रचनाएं की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि रचनाएं भी आती हैं, तो रचनाएं आपको, अगर मैं रचनाएं की बात करता हूं तो प्यारे साथियों रचनाएं आपको 5 तैयार कर लेनी है। अगर और ज़्यादा तैयार करना चाहते हो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपको अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 6 का ए नंबर है, यानी 6 का आ नंबर होता है, यहां पर आपके लेखक के जीवन परिचय आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेखक के जीवन परिचय की बात करता हूं प्यारे साथी, तो आपको जयशंकर प्रसाद का हो गया, रामधारी सिंह दिनकर का हो गया और आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भैया या केवल इन्हीं 3 जीवन परिचय को अगर हम लेखक में तैयार कर लेते हैं तो क्या हमारे पेपर में ये 3 जीवन परिचय ही क्या आएंगे? तो सेम टू सेम यही 3 जीवन परिचय आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप तैयार कर लेते हो तो भाई यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अपने 6B की, यानी 6 के बा नंबर की, तो यहाँ पर देखो आपको कवियों का जीवन परिचय देखने को मिलेगा, है ना। और अगर मैं कवि के जीवन परिचय की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को कह सकते हो इनकी प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी होंगी, जो कि लगभग 2 नंबर की आपकी रचनाएं आएंगी, ठीक है।
और अगर मैं जीवन परिचय की बात करता हूं तो 3 नंबर का आपका जीवन परिचय आएगा, मतलब 2+3 मतलब टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भैया कौन कौन से जीवन परिचय मुझे रेडी करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, वो भी कवियों में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला जीवन परिचय सूरदास जी का तैयार कर लेना। ठीक है, दूसरा महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लेना, तीसरा आप लोग तुलसीदास जी का तैयार कर लेना, और चौथा आप लोग राम नरेश त्रिपाठी का तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे 4 आपके जीवन परिचय हैं जो कि लगभग हाई स्कूल में हर साल पूछे जाते हैं, है ना। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूं तो लगभग इंटरमीडिएट में भी यही बहुत आते हैं, लेकिन अगर मैं हाई स्कूल की दृष्टि से बात करता हूं तो ये 4 जीवन परिचय, कवियों के 4 जीवन परिचय डेफिनेटली आपको तैयार कर लेनी है। ऐसे ही अगर मैं अपने अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो प्रश्न नंबर 7वां है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कटसंत कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और बहुत सारे बच्चे इसको कर लेते हैं, मुझे पता है, क्योंकि श्लोक यार कौन नहीं अच्छे से याद करता है ना। अगर आप नहीं याद करते हो तो आपको याद करना है, मिनिमम आप लोग 2 श्लोक याद कर लेना, क्योंकि जो भी आपके प्रश्न पत्र में आया हो, है ना, उसको आपको नहीं करना है। ठीक है, जो आपको नहीं मतलब जो आया हो उसको नहीं करना है। इसके अलावा दूसरा जो आपका श्लोक होता है प्यारे साथी, वह आपको करना है ना। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 8वें नंबर क्वेश्चन की, तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहर की साफ सफाई हेतु, है ना, अपने शहर के मुख्य नगर निगम, ठीक है, मुख्य नगर निगम जो अधिकारी होते हैं उनको आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि पत्र लेखन, मेरे प्यारे भाई, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पत्र लेखन से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से बता रखा है कि आपको पत्र किस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिलहाल पत्र आपको कौन कौन से तैयार करने हैं इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिएगा। तो मतलब आपको क्या करना है साथियों कि यहाँ पर आपको जो पत्र लिखना है वह अपने बड़े भाई के विवाह में अपने दोस्त को बुलाना है, मतलब अपने दोस्त को सम्मिलित करने के लिए आपको प्यारे साथियों एक पत्र लिखना है ना। और मेरी बातों को समझने का प्रयास करना, अगर आपने इस तरीके का मतलब ये 2 पत्र तैयार कर लिए ना, 2 पत्र केवल, तो मेरी गारंटी है कि अगर आपने दोनों पत्र तैयार कर लिए तो कोई भी पत्र आ जाए आप उसको इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आप 2 अलग अलग तरीके के पत्र लिखना सीख जाएंगे, है ना। और इसके अलावा अगर मतलब कि तीसरा कोई भी पत्र आपके पेपर में आता है तो आप उसको डेफिनेटली कर पाओगे, क्योंकि आपने 2 अलग अलग टाइप के पत्र सीख लिए हैं। तो इनका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूं, यानी प्रश्न नंबर 9 की बात करता हूं, 9 नंबर क्वेश्चंस की, तो यहां पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। मेरे प्यारे भाई, यहां पर मेरी बातों को समझने का प्रयास करना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि जो संस्कृत के क्वेश्चंस होते हैं उनको करते ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने जो ई बुक रेडी की है उसमें मैंने लगभग 30+ क्वेश्चंस लिए हैं, 30+ क्वेश्चंस, और